हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम फिर लेकर के आ चुके हैं कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान सबसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज। और इसमें मैं बता दूं तो 3 पार्ट हमारे कवर हो चुके हैं। तीनों पार्ट के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिनमें मैंने 5-5 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं। 5-5 प्रश्नों का उत्तर सिर्फ बताया हूँ। लघु उत्तरीय प्रश्न आपके फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। इन आगे सारे पार्ट को अगर आप कवर कर लेते हैं, ये अंतिम पार्ट है हमारा, चौथा पार्ट, ठीक है। चौथा वीडियो है लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए, और इसमें 5-5 क्वेश्चन मैं बताया हूँ। ये जो चौथा वीडियो है इसमें आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो 7 प्रश्न बताऊंगा इसमें, और बाकी 3 पार्ट में मैंने 5-5 क्वेश्चन बताए हैं। टोटल मिला करके आपके पास 22 क्वेश्चन हो जाएंगे। 22 क्वेश्चन अगर आप लघु उत्तरीय प्रश्नों की तैयार कर लेते हैं तो आपके 100% गारंटी है कि लघु उत्तरीय प्रश्नों में आने वाला एक भी थ्योरी वाला प्रश्न छूटेगा नहीं, ठीक है। पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, कला संबद्ध स्रोत के बारे में पूछा गया है, तो इस प्रश्न में आपको उत्तर लिखना है, ऐसे दो स्रोतों को जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है कला संबद्ध स्रोत कहते हैं, ठीक है। कला संबद्ध स्रोत क्या कहलाते हैं, ऐसे दो स्रोत जिनके बीच का जो कलांतर होता है सदैव क्या हो, कांस्टेंट हो यानी नियत हो, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे कला संबद्ध स्रोत। अब देखिए आगे लिखना है, दो कला संबद्ध स्रोतों से हम अस्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे स्रोत किसी युक्ति द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो स्रोत होते हैं यानी कला संबद्ध जो स्रोत होते हैं वो किसी युक्ति द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको कला संबद्ध स्रोतों के बारे में लिखना है। आप इसकी डिफिनीशन तो लिख देंगे, मानते हैं, लेकिन ये 2 लाइन का ही होगा, इसमें नंबर्स आपको पूरे पूरे नहीं मिलेंगे। इसके लिए थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ा सा जान लेना है। 2 लाइन अगर आप जान लेंगे इसके बारे में, थोड़ी सी यहाँ पे बातें बताई गई हैं, तो इनको अगर जान करके इनको भी अगर लिख देते हैं 2 लाइन और बढ़ा करके, तो आपके पूरे पूरे अंक मिल जाएंगे। 2-3 नंबर का ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको सटीक और अच्छी भाषा में मिल चुका होगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न हमारे पास क्या है, दूसरा प्रश्न है, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है, ठीक है। तो प्रकाश का व्यतिकरण पूछा गया है और इसके लिए जो प्रतिबंध है वो पूछा गया है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई सालों से ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। इसका उत्तर आपको लिखना है, समान आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंगें जिनके आयाम समान हो जब किसी माध्यम में एक साथ चलती हैं तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। देखिए मैं ज़्यादा तो नहीं समझा पाऊंगा इन सभी प्रश्नों को, लेकिन आपको मैं ऐसे इस तरीके से पढ़ रहा हूँ धीरे धीरे, ताकि आप समझते हुए चलें और सारी चीज़ों को नोट करते हुए चलें। तो इसमें कह रहा है, अब फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, समान आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंगें जिनके आयाम समान हो जब किसी माध्यम में एक साथ चलती हैं तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे, अब हमें जो कंक्लूजन है मिलेगा, कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब लगभग 0 के बराबर, ठीक है। तो कुछ स्थानों पर क्या होती है, प्रकाश की जो तीव्रता होती है 0 के बराबर होती है, जबकि कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है यानी अधिक से अधिक, यानी 0 से अधिक होती है, ठीक है। इस घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ये बात आपने समझ लिया। अब हमने यहाँ तक तो इसकी कहानी बताई कि ये सब चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों में कुछ स्थानों पर जो प्रकाश की तीव्रता होती है न्यूनतम होती है और कुछ स्थानों पर प्रकाश की जो तीव्रता होती है अधिकतम होती है, और इस प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ये बहुत सिंपल सी परिभाषा है, लेकिन इतना चीज़ बढ़ा करके दिया गया, थोड़ा सा आप स्किल लगाएंगे आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर लिख पाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तीसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे पास है, मेलस का नियम क्या है, ठीक है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेलस का नियम क्या है, इसमें आपको लिखना है, वैज्ञानिक, यहाँ पे मैंने ब बना दिया है, वह होता है। वैज्ञानिक ईटेन लुई मेलस ने सिद्ध किया कि यदि किसी पोलराइड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता I0 हो तो पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I1 निम्नांकित सूत्र से व्यक्त की जा सकती है, ठीक है। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मेलस, ठीक है। एक मेलस नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये नियम प्रतिपादित किया, और उन्होंने बताया कि पोलराइड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता अगर I0 हो तो पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I1 निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त की जा सकती है। और सूत्र क्या है हमारे पास, I1 बराबर I0 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस थीटा नहीं है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसकी उत्पत्ति भी पूछ देता है लॉन्ग आंसर में, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपके लिए इसकी उत्पत्ति भी पूछ देता है। तो जितने भी दीर्घ उत्तरीय वाले प्रश्न हैं तो इनमें उत्पत्ति भी आपको समझाएंगे उसमें,
तो उसको अब मैं अच्छे तरीके से उसकी तो अलग से सीरीज चलाऊंगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। तो आप ध्यान से इन सभी चीज़ों को पढ़ते हुए चलिए। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद से लिखना है यह नियम मेलस का नियम कहलाता है, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ें हैं यानी I1 बराबर I0 कॉस स्क्वायर थीटा, ये मेलस का नियम कहलाता है। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम प्रश्न संख्या 4 की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 है हमारे पास, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से क्या तात्पर्य है। तो कार्यफलन की परिभाषा हमसे भी पूछ ली जाती है कि इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कार्यफलन की परिभाषा क्या होती है। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है, ठीक है। इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मैं बता दूं, ध्यान दीजिएगा, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा, न्यूनतम यानी कम से कम ऐसी प्रकाश ऊर्जा होनी चाहिए जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है, ठीक है। इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। तो W बराबर H न्यू नॉट हो जाता है हमारे पास फार्मूला, W बराबर H इंटू में न्यू नॉट। या इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जब हम न्यू नॉट की जगह पे C अपन में लेमडा नॉट लगाएंगे तो W बराबर HC अपन में लेमडा हो जाएगा, लेमडा या लेमडा नॉट कह सकते हैं। तो W बराबर HC अपन में लेमडा नॉट, इसका फार्मूला हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी याद रखिएगा, इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस भी आएंगे आपके न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी प्रश्न हमारे पास हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, अब छोटे छोटे प्रश्न आपको मिलेंगे। पांचवा प्रश्न है, देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, इसको जरूर याद करके जाइएगा, ठीक है। इसका उत्तर लिखेंगे, वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति का फोटान इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में सक्षम नहीं होता है, देहली आवृत्ति कहलाता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति का फोटान इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में सक्षम नहीं होता है, उसे देहली आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल छोटा सा प्रश्न था, ठीक है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 है हमारे पास, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का अर्थ समझाइए, ठीक है। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है, इसका उत्तर लिखेंगे हम, जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। यानी कि जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब डालेंगे तो उसके पृष्ठ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। या हम इसे कह सकते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रवाह भी कहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 7वां और अंतिम प्रश्न हमारे पास निकल के आता है, अंतिम पार्ट का अंतिम प्रश्न। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को देखिए, क्यूरी किस भौतिक राशि का मात्रक है, क्यूरी का मान कितना है, ठीक है। तो क्यूरी किस भौतिक राशि का मात्रक होता है और क्यूरी का मान कितना होता है, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे बहुत आसानी से, क्यूरी की परिभाषा देंगे। सबसे पहले इसके राशि बता देते हैं, यह रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक है, ठीक है। ये राशि कैसी है, यह रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक है। इसको इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, इसकी परिभाषा यहाँ पे इस तरीके से लिखी हुई है, यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकेंड होते हैं तो उस पदार्थ की सक्रियता 1 क्यूरी होगी, ठीक है। तो 1 क्यूरी किसके बराबर होगी, 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकेंड, ठीक है। यानी कि हम इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1 क्यूरी बराबर हो जाएगा हमारे पास 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकेंड। अगर आपको ये लाइन याद है ना, तो आप इतनी बड़ी लाइन आप आसानी से बना लेंगे, ठीक है। आपको क्या लिखना है कि यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में, ये आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है एक बार, 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकेंड होते हैं तो उस पदार्थ की सक्रियता 1 क्यूरी होगी, ठीक है। तो 1 क्यूरी बराबर 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकेंड होगा। तो आशा करता हूँ ये 7 प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे और बहुत आसानी से आप इसे नोट भी कर पाए होंगे, या आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। वीडियो को स्किप कीजिए पीछे और सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारे उत्तर को रट जाइए, याद कर जाइए, ठीक है। बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं इसमें। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों की यहाँ पे समाप्ति होती है और आशा करता हूँ कि ये लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बेहद पसंद आई होगी। किसी भी तरीके की कोई भी डाउट हो कमेंट के बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टाइम बचने के बाद से मैं और भी प्रश्न बताऊंगा। अभी आपको मैंने जितने भी प्रश्न बताए हैं, जितने भी पार्ट हमने दिए हैं, उन सभी पार्ट को करते जाइए। बिल्कुल छोटा छोटा पार्ट है, 5-5, 10-10 मिनट का, आसानी से आप उसको पूरा कीजिए। उसके बाद से मैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी बताऊंगा, न्यूमेरिकल्स को भी बताऊंगा, दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को भी बताऊंगा। सारे तरह के प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी बहुत ही दमदार होने वाली है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी।
आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।